हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आगे और डिस्कस करेंगे राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में। ये एल्गोरिदम कैसे काम करती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम है। आपको इसको ज़रूर समझना है क्योंकि लगभग आप ये मान लो यदि शेड्यूलिंग से क्वेश्चन आता है तो राउंड रोबिन को तो आपको पता होना चाहिए। मोस्टली चांसेस होते हैं क्वेश्चन इसी में से बनता है और इस प्रोसेस में कई बार गलतियां होती है, तो मैं आपको जिस स्टेप से बताऊंगी आपको वैसे ही सॉल्व करना है। इसे पूरा देखेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आप एकदम निश्चिंत रहना और रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप अपने हाथ से खुद रफ कॉपी में क्वेश्चंस को सोल्व करना, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे लेवल पे जाके होती है। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को शॉर्ट फॉर्म में RR भी बोलते हैं। अब इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे RR एल्गोरिदम जो है वो प्रिमिटिव वर्जन है। इसे CPU कभी भी किसी भी टाइम पे रोक सकता है। RR शेड्यूलिंग एल्गोरिदम FCFS की तरह काम करती है ऑन ए टाइम आउट इंटरवल। अब ये टाइम आउट इंटरवल क्या होता है ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। और जैसे ही ये प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करती है, उस प्रोसेस को सबमिट कर देती है रनिंग से रेडी स्टेट में, और एक नई प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग में ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, चलती हुई प्रोसेस को रोकेगी, रोककर उसे रनिंग से रेडी में भेज देगी, और एक नई प्रोसेस जो होती है रेडी स्टेट से उठा के ले आएगी रनिंग में, और उसके ऊपर वो CPU काम करना शुरू कर देगा। बट ये सारे काम होते कैसे हैं? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम आउट इंटरवल। अब ये टाइम जो है टाइम के अकॉर्डिंग प्रीएम्प्ट करती है प्रत्येक प्रोसेस को। इसका मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल जो स्टार्टिंग से देती हूँ। आप गोलगप्पे वाला जो सिस्टम है ना वो देख लो। प्रत्येक बंदा जो भी रेडी के ऊपर होगा उसको एक एक गोलगप्पा ही मिलेगा। जिसको 5 गोलगप्पे खाने हैं वो सिस्टम से पहले निकल जाएगा, अपने 5वां गोलगप्पा आते ही वो बाहर निकल जाएगा। बट जिसको 15 गोलगप्पे खाने हैं वो वहाँ पे खड़ा रहेगा और खाता रहेगा जब तक उसके 15 पूरे नहीं हो जाते। उसी तरीके से राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम काम करती है। फिक्स टाइम इंटरवल के लिए वो प्रत्येक प्रोसेस जो सिस्टम में आई है उसे CPU एलोकेट करती है। टाइम आउट होते ही वो क्या करेगी, उससे CPU वापस ले लेगी, अगली प्रोसेस को दे देगी। बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट जैसे हम स्टार्टिंग से पहले एग्जांपल देखते हैं, बाद में हम इसका थ्योरी पोर्शन देखेंगे, क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में आ सकती है, कैसे इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, RR में जो राउंड रोबिन में जो टाइम हम फिक्स करते हैं, 1 यूनिट के बाद, 2 यूनिट के बाद, 3 यूनिट के बाद उसे CPU को छोड़ना पड़ेगा। उस वर्ड को क्या बोलते हैं, वो होता है टाइम क्वांटम, या फिर इसे कभी कभी टाइम स्लाइस भी बोला जाता है। एग्ज़ाम में आपको दिया जाएगा, आपको बस ये बताना है क्वेश्चन को जो भी पूछा गया है उसको सॉल्व कैसे करना है। आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रोसेस नंबर दिए हैं, अराइवल टाइम दिया है, बर्स्ट टाइम दिया है, पूछा है एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन के लास्ट में मिलेगा कि टाइम क्वांटम जो है वो 5 है। करना कैसे है सॉल्व, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग के माध्यम से। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है वो पूरा मेन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से रखना है। इसमें हमें गैंट चार्ट जो बनाना है वो भी एकदम अच्छे से सोच समझ के ही बनाना है। मैं आपको जिस वे में बताऊंगी, यदि आप इस तरीके से ही इस क्वेश्चन को करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। यहाँ पे गैंट चार्ट के साथ में हमें इनका सीक्वेंस मेंटेन करना है, प्रत्येक प्रोसेस का सीक्वेंस मेंटेन करना है। तो 1 बाय 1 कैसे करेंगे? देखो, टाइम इंटरवल 0 के ऊपर सबसे पहली प्रोसेस कौन सी आएगी सिस्टम में, तो उसकी हमें एक लिस्ट बनानी है अलग से। ठीक है, P1 आएगी। P1 को हमने CPU एलोकेट किया, कितनी देर तक एलोकेट करके रख सकते हैं? 5 यूनिट तक। 5 यूनिट तक जब ये P1 चलेगी, हालांकि ये पूरी हो चुकी है बट यहाँ पे इससे CPU ले लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। ये 5 यूनिट की ही इसने डिमांड की थी, तो P1 जो है वो पूरी हो गई, ये सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। P5 के ऊपर जब टाइमलाइन पे 5 है तो कौन कौन सी प्रोसेस सिस्टम में आ चुकी हैं? P2, P3, P4, ये तीनों प्रोसेस आ गई। और ये आती भी इस सीक्वेंस में ही है। सबसे पहले कौन सी आई? P2, देन कौन सी आई? P3,
देन कौन सी आई P4। अब हमें CPU किसे देना है, P2 को। कितनी देर देना है, 5 यूनिट तक देना है। 5 यूनिट तक हमने इसको CPU दिया। 5 यूनिट पूरे करने के बाद ये कितनी रह जाएगी, इसकी डिमांड अभी और है, 2 यूनिट और मांग रही है ये, 7 यूनिट इसको कंप्लीट होने के लिए चाहिए। इसलिए ये यहाँ से हट के वापस से लाइन में लग जाएगी कि मुझे CPU को 2 यूनिट अभी और काम में लेना है। और ये इसमें मेन फैक्टर है कि P2 जब डिमांड करेगी उस टाइम पे सिस्टम में कौन कौन सी प्रोसेस आ चुकी हैं ऑलरेडी, P3 और P4। नेक्स्ट CPU किसे मिलेगा, P3 को। P3 जब CPU मांगेगा तो उसे कितनी देर चाहिए, 3 यूनिट तक। हम कितनी देर देते हैं, 5 यूनिट, तो कोई दिक्कत नहीं है, 13 यूनिट तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, ये सिस्टम से बाहर हो जाएगी। और इसे अब CPU की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इसलिए हम इसको वापस से क्यू में खड़ा नहीं करेंगे, लाइन में वापस नहीं लगाएंगे। अब CPU मिलेगा P4 को। P4 को हम जब CPU देंगे, उसने 6 यूनिट की डिमांड की, हम इसको 5 यूनिट तक देंगे, ठीक है। तो 13 और 5 हो गए 18। 18 पे आने के बाद इसको कितनी डिमांड और चाहिए, अभी CPU को 1 यूनिट टाइम तक और इसको यूज़ करना है, इसलिए P4 को हम वापस क्यू में लगा देंगे। अब CPU देंगे किसे, P2 को। P2 को कितनी देर CPU चाहिए, सिर्फ 2 यूनिट, तो 18 और 2 20, ये सिस्टम से बाहर हो जाएगी, इसको अब CPU नहीं चाहिए। फिर हम CPU देंगे P4 को, और P4 जो है वो अब कंप्लीट हो जाएगी, 1 यूनिट अपना काम पूरा कर लेगी और सिस्टम से बाहर चली जाएगी। आपको यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो प्रोसेस का सीक्वेंस अलग से मेंटेन करना है, साथ में गैंट चार्ट को अलग से मेंटेन करना है। आगे का प्रोसेस पूरा सेम है, आप इनका कंप्लीशन टाइम लिखते रहो। P1 कब कंप्लीट हुई, 5 पे। P2 कब कंप्लीट हुई है, 20 पे। P3 कंप्लीट हुई थी 13 पे, और P4 कंप्लीट हुई थी 21 पे। टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन माइनस अराइवल, तो 5, 20 में से 1 गए 19, 13 में से 3 गए 10, 21 में से 4 गए 17। वेटिंग टाइम, 5 में से 5 को माइनस कर दो 0, 19 में से 7 को माइनस कर दो 12, 10 में से 3 को माइनस कर दो 7, 17 में से 6 को माइनस कर दो 11। अब इनका एवरेज निकालना है, तो आप इसका एवरेज निकाल लेना, डिवाइड कर देना 4 से। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम टाइम क्वांटम 3 के साथ में मैनेज करेंगे, फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे टाइम क्वांटम हम चेंज कर लेते हैं, 3 लिख लेते हैं। 3 लेने से होगा क्या, आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और सीक्वेंस को हमें कैसे मेंटेन करना है। एट द टाइम 0 सिस्टम में कौन सी प्रोसेस है, P1। P1 को देखो इस बार कितनी देर CPU देना है। बस राउंड रोबिन में क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस लेंगे, देन नेक्स्ट प्रोसेस, देन नेक्स्ट प्रोसेस। प्रायोरिटी कोई मैटर नहीं करती, कोई प्रोसेस कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, कोई चीज़ें मैटर नहीं करती। यहाँ पे बस एक टाइम फिक्स है कि प्रत्येक प्रोसेस को 3 यूनिट तक CPU देना है। जैसे जैसे वो सिस्टम में आती रहेंगी हम उनको 3-3 यूनिट तक CPU देते रहेंगे। और देंगे कैसे, एलोकेट कैसे करेंगे, इस प्रोसेस वाली पूरी के पूरे सीक्वेंस पे जो हम अब बनाएंगे। सबसे पहले आई P1। P1 ने 3 यूनिट तक CPU पे काम किया। काम करने के बाद उसे CPU और चाहिए था, बट प्रोसेस कौन कौन सी आ चुकी हैं सिस्टम में, तो देखो P2 और P3 दोनों आ गई 3 यूनिट तक। उनको हमें पहले लिखना है, P2 और P3। अब आप ये देखो कि प्रोसेस P1 ने 3 यूनिट तक काम किया, बचे कितने यूनिट, 2 यूनिट। उसको 2 यूनिट और अभी CPU चाहिए, तो वो भी जाके क्यू में खड़ी हो जाएगी P1। यहाँ से इसे हटा दो आप। नेक्स्ट CPU किसको एलोकेट होगा, तो P2 को एलोकेट होगा। P2 चलेगी, उसको भी हम 3 यूनिट तक CPU देंगे। टाइम हो गया 6 यूनिट तक। इस समय कौन कौन सी प्रोसेस सिस्टम में आ चुकी है, तो देखो P4 जो बची हुई थी वो भी सिस्टम में आ गई, क्योंकि इसका अराइवल टाइम 4 था और ये यहाँ पे सिस्टम पहुँचा है 6 यूनिट तक। P2 ने काम कितना किया, 3 यूनिट। 3 करने के बाद इसको कितनी रिक्वायरमेंट और है CPU की, 4 यूनिट की। तो ये जाके लाइन में वापस खड़ी हो जाएगी कि मेरा काम अभी आधा रह गया। P2 भी पीछे लगा दो लाइन में। नेक्स्ट CPU एलोकेट करेंगे P3 को, 3 यूनिट तक इसको हम CPU देंगे। और ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो इसे हमें लाइन में लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरी हो गई। नेक्स्ट CPU देंगे P1 को,
P1 जो है वो 2 यूनिट तक डिमांड कर रही थी, तो P1 को हम 2 यूनिट तक CPU देंगे और ये प्रोसेस ज़ीरो हो जाएगी। इसे भी सिस्टम से बाहर निकाल देंगे, वापस ये लाइन में नहीं लगेगी। नेक्स्ट CPU देंगे P4 को। P4 3 यूनिट तक काम करेगा, कितने हो जाएंगे 14। और ये कितनी डिमांड और कर रहा था, 2 यूनिट की डिमांड, 3 यूनिट की डिमांड और कर रहा था, तो अभी इसको और वेट करना पड़ेगा। P4 को यहाँ से हटा के लाइन में लगा देंगे क्योंकि इसको भी 3 यूनिट और काम करना है। देन नंबर आएगा P2 का। P2 को 3 यूनिट तक CPU चाहिए। 3 यूनिट यूज़ करने के बाद इसे अब कितनी और रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 1 यूनिट की, बट 1 यूनिट की वजह से इसको लाइन में लगना पड़ेगा। P2 लास्ट में लग जाएगा। नंबर आएगा P4 का, 3 यूनिट तक ये चलेगा। 3 यूनिट की ही इसको रिक्वायरमेंट थी, इसलिए इसे पूरा करके हम सिस्टम से बाहर निकाल देंगे। अब ये वापस नहीं आएगा, लाइन में नहीं लगेगा। और P2 का नंबर आएगा अब लास्ट में, कितनी ज़रूरत है इसको 1 यूनिट की, ये भी ज़ीरो होके बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हमें पूरी की पूरी प्रोसेस को मैनेज करना है। इन प्रोसेस का सीक्वेंस क्या होगा वो आपको यहाँ से चेक करना है। एक एक प्रोसेस को, एक एक यूनिट को देखते हुए आपको किस तरीके से अरेंज करना है, प्रोसेस को सीक्वेंस में लगाना है। ये सब चीज़ें मैटर करेगी आपको सही आंसर तक पहुँचाने में। गलती आप क्या करोगे, ये जिस सीक्वेंस में आई है इनको इस सीक्वेंस में ही आप क्या करोगे, टाइम एलोकेट करते रहोगे और वहीं पे आपके क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। हमें सीक्वेंस को मेंटेन करना है। इसको यदि आप मेंटेन नहीं करोगे, ये लाइन अगर आप यहाँ पे नहीं लिखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब हमें कंप्लीशन टाइम इनका लिखना है। तो देखो P1 जो है वो 11 पे कंप्लीट हुई, P2 जो है वो 21 पे कंप्लीट हुई है, P3 जो है वो 9 पे कंप्लीट हो गई थी, P4 जो है वो 20 पे कंप्लीट हुई है। और इस तरह से आप आगे की कैलकुलेशन भी पूरी कर लेना। अभी इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसके 2-4 क्वेश्चन हम अभी और ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में हम इसका जो थ्योरी पोर्शन होता है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।